हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है बच्चों। उसके लिए हमको एक फार्मूला निकाल कर तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं बेहतर रूप से। पहली बात तो देखो, चार माध्यम है। पहले एक वायु है, इसके बाद जल, इसके बाद कांच, इसके बाद वायु, लगातार। अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चीजें क्लियर है? जैसे मैं एक शाब्दिक रूप से समझाऊं कि ये मान लीजिए हमारे पास दो माध्यम है, एक यहाँ पे वायु है और यहाँ पे जल है। ठीक है, प्रकाश किरण ये अभिलंब है। मान लीजिए प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आ रही थी और सघन माध्यम में जा रही तो थोड़ी सी झुक जाएगी। तो ये मेरा आपतन कोण हो गया, ये मेरा अपवर्तन कोण हो गया। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें आप लोग। भाई, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से जा रही थी दूसरे माध्यम में तो अपने मार्ग से विचलित हो गई। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन के दो नियम हैं। एक तो मान लीजिए आपतित किरण, ये आपका जो है परिवर्तित किरण, मतलब अपवर्तित किरण है, परावर्तित नहीं बोलेंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, मतलब एक ही समतल पर होंगे। दूसरा, आपतन कोण का ज्या, ज्या मतलब साइन आई। यहां पर मैं लिख देता हूं आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई। अपवर्तन कोण के ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, ये म्यू। ठीक है, तो यही चीज तो हम निकालेंगे कि विभिन्न माध्यमों में अपवर्तनांक में क्या संबंध निकल कर आता है। अब देखो, यदि मैं कह दूं वायु से जल में जा रहा है तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, समझ रहे हैं? तो जल के सापेक्ष, ग्लास यानी यहां पे ग्लास न लिखो, वाटर, वाटर यानी पानी के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। पानी में जा रहा है ना, वायु से जल में जा रहा है, इसलिए पानी यानी पानी है ना, पानी मतलब पानी का इंग्लिश क्या होता है? वाटर। तो W इधर लिखना है, A इधर लिखना है। पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब जैसे यहां पर मैं आपसे कहूं कि जब वायु से जल में जाएगा, वायु से जल में प्रकाश किरण जाएगी तो कहां से कहां बच्चों? वायु से, एयर से W, वाटर में। तो कहने का मतलब पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब यदि दूसरे स्टेप में प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है, कहां से? जल से कांच यानी ग्लास में, तो आप कहोगे ग्लास के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तीसरा कंडीशन ये है बच्चों, कांच से फिर से एयर, वायु में जा रहा है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तीनों स्टेप करके चलना है तभी आपको समझ में आएगा। तीन चीजें हैं। पहली बात भैया, प्रकाश कण वायु से जल में, फिर जल से कांच में, फिर कांच से वायु में, मतलब तीन अपवर्तनांक निकालेंगे, अपवर्तनांक। ये चीज तो आपको बता ही दिया मैंने कि अपवर्तन है क्या। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए, वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब जब प्रकाश किरण वायु से जल में जा रही है तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब यदि मैं कह दूं आपतन कोण आई है तो साइन आई, और अपवर्तन कोण मतलब साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और वायु से जल में जा रहा तो एयर टू वाटर, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां पर बच्चों स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं तो आप लोग थोड़ा समझते चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पर देखो, ये आपतन कोण आई था, अपवर्तन कोण R1। अब कहोगे सर यहां पर भी R1 लिख दिया आपने, क्यों? ये दोनों, तो ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए हमें R1 कर दिया। अब इस बार जो R1 है वो क्या है? इसके लिए आपतन कोण है, फिर R2 जो है अपवर्तन कोण है, फिर से ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए R2 यहां भी होगा। R2 के बाद ये आपतन कोण है और अपवर्तन कोण I है। थोड़ा समझते चलिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या क्या बता रहे हो सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं कितना माध्यम लिया हूं? एक माध्यम ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया, और
1 2 3 और फिर चौथा माध्यम ये हो गया। पहले प्रकाश किरण, मान लीजिए ये अभिलंब है, प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से आ रही थी, फिर थोड़ी से झुक गई है ना। फिर प्रकाश किरण बच्चों ये कहां पर पहुंचा, ये जल में पहुंचा। फिर ये मेरा क्या है, कांच है, तो जब कांच में जाएगा तो और झुकेगा, फिर वायु में जाएगा तो फिर दूर हो जाएगा, तो ये मेरा वायु है। तो यहां पर मैंने कहा आई, इसको मैंने कहा R1, तो इसको भी मैंने कहा R1 क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। फिर अपवर्तन कोण R2, तो फिर मैंने कहा भाई ये भी R2 क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। फिर से ये I है, लगातार क्रम बदल गया। प्रकाश किरण पहले वायु से कहां गई, जल में, फिर जल से कांच में, कांच से फिर वायु में, क्रम चलता जाता है। तो पहले हमने कहा आपतन कोण I और बच्चों अपवर्तन कोण R1 है। यहां पे दोनों एकांतर कोण है, ध्यान रखिएगा, मतलब ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण। अब कहोगे एकांतर कोण क्या है, ये जो अभिलंब है एक दूसरे के समांतर हैं और इसको तीसरी रेखा मिला रही है, तो ये एकांतर कोण। यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे जो कोण है, ये R2 दोनों सेम है क्योंकि एकांतर कोण। और एकांतर कोण आप 9th क्लास से पढ़ते आए हो कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। यहां तक क्लियर। अब मैं आपको समझाऊंगा बच्चों स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम यानी अपवर्तन का द्वितीय नियम। जब मेरा प्रकाश किरण कहां से जा रहा है, वायु से जा रहा है, जल में जा रहा है, मतलब साइन I बटा साइन अपवर्तन कोण कितना R1, तो ये हो गया कहां से जा रहा है, एयर से जा रहा है वाटर में, यानी पानी के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। दूसरे स्टेज में R1 आपतन कोण है, तो साइन I R1 रहेगा साइन R1, अपवर्तन कोण R2 तो साइन R2। इस बार कहां से जा रहा है, वाटर से ग्लास पे जा रहा है, कांच में जा रहा है। तीसरे स्टेप में आपतन कोण R2 है, आपतन कोण R2 तो साइन R2 और अपवर्तन कोण I है तो साइन I। कहां से कहां जा रहा है, कांच से एयर में, तो ग्लास टू एयर, यानी एयर के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब तीनों को आप गुणा कर दो। यहां तक यदि क्लियर है ना, तो फिर आपका थ्योरम कंप्लीट है, कुछ है ही नहीं है। माना क्या लिखना है, वायु जल कांच, वायु 4 माध्यम है। एक प्रकाश किरण PQ वायु से जल में प्रवेश करते हैं, फिर जल से कांच में, तत्पश्चात पुनः वायु में अपवर्तित हो जाती है क्रम से। तो जब आपतन कोण I अपवर्तन कोण R1 हो, तो कहां से, वायु से कहां जा रहा, पानी में जा रहा, तो साइन I बटा साइन R1, समीकरण 1 हो गया। जब प्रकाश किरण जल से कांच में प्रवेश करती है तो आपतन कोण R1 और अपवर्तन कोण R2 हो जाता है। यहां पर देख लो, आपतन कोण R1 अपवर्तन कोण R2 हो जाता है। तब भाई कहां से, जल से ग्लास, यानी हमारा जल है, जल से कांच में जा रहा, तो W म्यू G साइन I बटा I की जगह R1 कर दिया हमने, यहाँ पे R1 है तो R1 साइन R2 कर दिया। इसके बाद बच्चों कहां से जा रहा है, इस बार जाएगा, हमने जल से कांच में ले लिया, अब कांच से कहां जाएगा, कांच से जाएगा वायु में। तो इस बार हम कांच से, जब प्रकाश किरण वायु कांच से वायु में अपवर्तित होती है, तो आपतन कोण R1 अपवर्तन कोण I है, आपतन कोण R2 है ना, R2 है। चलो देखो ये दोनों कोण एकांतर कोण है, ये दोनों कोण एकांतर कोण, इसलिए इस बिंदु के लिए आपतन कोण R2 अपवर्तन कोण I। इस स्टेज में कांच से कहां जा रहा है, एयर यानी हवा में जा रहा है, तो साइन R2 बटा साइन I। अब इन तीनों का हम गुणा कर देंगे, तीनों का गुणा करेंगे। अब तीनों का गुणा आप समझ में भी नहीं आ रहा तो कैसे गुणा करोगे, लॉजिक बहुत सिंपल है। मैंने कहा भाई एयर से गया वाटर में, फिर वाटर से गया ग्लास में, फिर ग्लास से गया एयर में, ये सबको पता है। पहले स्टेज में आया था, कैसे आया था, देखो जरा डायग्राम से देखो, साइन I बटे R1। यदि कुछ नहीं बन रहा है ना, समीकरण गलत भी है। दूसरे स्टेज में R1 बटे R2 मतलब साइन R1 बटा साइन R2। तीसरे स्टेज में बच्चों साइन R2 बटा साइन I। देखो कितना सिंपल, साइन I से साइन I, R2 से R2, R1 से R1। कितना बचा, A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू
यहाँ पे क्या है जी म्यू ए, जी म्यू ए इक्वल 1। ऐसा है, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों यदि मैं ये गुणा में इधर ले जाऊं तो भाग में हो जाएगा, तो ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान जी म्यू ए। यही तो होता है। अब उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ें। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि यदि हम इसको उल्टा कर दें तो ये उलट जाएगा ए म्यू जी। ठीक है, उल्टा हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। मतलब व्युत्क्रम का मतलब ये है कि यदि मैं ए म्यू जी को उल्टा करूं तो 1/जी म्यू ए हो जाएगा। ये आपके उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से आता है। तो ये फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इससे आप गुणा भाग करके पक्षांतर करके निकाल सकते हो, जो भी निकालना चाहो। आप इसका मान निकाल सकते हो, इसका मान निकाल सकते हो। इसका मान निकालोगे तो ये नीचे जाएगा, इसका मान निकालोगे तो ये नीचे जाएगा। समीकरण 1 2 3 का गुणा करने पर भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ लोग कहेंगे सर मैं लिख ही नहीं पाया, अब क्या करें हम? तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल लेंगे आप लोग, फिर ये भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग समीकरण 2 का। जब क्रम से लिखेंगे जो समझाया हूं वही चीज आपको मिलेगा। फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर गुणा कर दिया समीकरण 1 2 3, आई से आई, R1 से R1, R2 से R2, कट गया, खत्म कहानी। 1 ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कि यदि जी म्यू ए या ए म्यू जी का उल्टा कर दें तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं ए म्यू जी को ऐसा। फिर यहां से हम बच्चों यहां तो हम ए म्यू डब्ल्यू या डब्ल्यू म्यू जी किसी का भी मान निकाल सकते हैं गुणा भाग करके, पक्षांतर करके। इतना ही सिद्धांत है। यही है विभिन्न माध्यम में अपवर्तन के लिए व्यंजक। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे चलकर दिक्कत हो सकती है थ्योरम में भाई कि ये नहीं पता है, पता चला ऑब्जेक्टिव आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आपसे फिर नहीं बनेगा। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो क्रम से आपको देखना है। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होगा सर एकांतर कोण कहाँ से आ गया, आज तक तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब कहाँ से आ गया एकांतर कोण। तो सब कुछ समझो, जब अच्छे तरीके से समझोगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।